नमस्कार प्यारे बच्चों, TNI के मंच पर एक बार फिर से आपका जोरदार स्वागत है। तो बेटा हम नेट जो 2024 जून में होगा उसमें जो महत्वपूर्ण टॉपिक आते हैं यूनिट नंबर 9 से जो निबंध की यूनिट है उसमें प्रत्येक निबंध पर व्याख्या करें, अच्छे से चर्चा करें। तो आज की जो क्लास है उसमें महत्वपूर्ण निबंध है भाई कविता क्या है। और निबंधकार आप जानते ही हो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो शुक्ल युग के ही नहीं जो तीसरा युग था निबंध का जब वर्गीकरण करते तीसरा युग शुक्ल युग के नाम से जाना जाता है, बल्कि हिंदी के ही सर्वश्रेष्ठ निबंधकार माने जाते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बेटा इनका जो कविता क्या है निबंध 1909 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। जब ये चिंतामणि भाग 1 में संकलित है। शुरू में जब ये निबंध संग्रह चिंतामणि न हो के विचार विथि था, बाद में अपने मित्र केशव के कहने पर इन्होंने इसका नाम बदल लिया और इसको चिंतामणि भाग 1 नाम दिया गया। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की अगर हम बात करते हैं तो शुक्ल जी वैसे तो इन्होंने हर एक प्रकार के निबंध लिखे हैं, वर्णात्मक निबंध भी, विचारात्मक भी, विकास संबंधी भी, लेकिन ये विचारात्मक निबंध को प्रधान निबंध अर्थात मुख्य निबंध मानते हैं। अगर बात करते हैं शैली की तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल कलात्मक शैली के निबंध लिखते थे। बेटा हिंदी के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कविता क्या है, इस निबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी आलोचनात्मक दृष्टि का परिचय दिया है, अर्थात काव्य के बारे में बताने की कोशिश की है कि काव्य क्या है। तो ये इनका आलोचनात्मक निबंध पूछ लिया जाता है। ये निबंध शुक्ल ने कुल मिला के 4 प्रकरणों में बटा हुआ। बेटा कितने प्रकरण है इसके? 4 प्रकरण है, पेपर में पूछ लिया जाता है। तो प्रत्येक प्रकरण पर हम बिल्कुल डिटेल से विस्तार से चर्चा करेंगे किसका क्या है। जैसे सबसे पहला इसका प्रकरण कविता क्या है, तो पहले उस पर चर्चा करेंगे, उसके बाद जो है बारी बारी। तो बेटा एक बार देख लेते हैं 14 प्रकरण कौन कौन से हैं, क्योंकि वो पूछ लेता है जैसे वे शिव शंभू में कितने चट्टे हैं, या जो सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है मजदूरी और प्रेम तो उसके कितने प्रकरण हैं। इस तरह से प्यारे बच्चे कविता क्या है निबंध के कुल मिला के बेटा 14। तो बेटा कितने हैं बेटा? 14 प्रकरण हैं। तो देखिएगा वैसे विचारात्मक निबंध को सर्वश्रेष्ठ मानते थे। इन्होंने वर्णात्मक निबंध भी लिखे हैं, भावात्मक भी लिखे हैं और विचारात्मक भी। तो बेटे अब देखिएगा ये जो निबंध है प्यारे बच्चे 1909 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। कई बार पूछ लिया जाता है ये शुक्ल जी का। और ये जो चिंतामणि इनका भाग 1 है उसमें संकलित है। चिंतामणि पहली बार विचार विथि संग्रह नाम से प्रकाशित हुआ था। बाद में इनके मित्र ने सुझाव दिया और उनके सुझाव पर इन्होंने इसका नाम बदल लिया। चिंतामणि भाग 1, 2 और 3 ये संकलित है। तो प्यारे बच्चे चिंतामणि भाग 1 1939 में प्रकाशित हुआ। चिंतामणि भाग इनका एक निबंध संग्रह है। तो जो 1939 में प्रकाशित हुआ था इसमें कविता क्या है कि 14 प्रकरण है जो इस प्रकार है। तो बेटा अगर आपसे पूछता है कि कविता क्या है, ये कविता क्या है निबंध के कितने प्रकरण हैं, तो बेटा ये कुल मिला के 14 प्रकरणों में ये प्रकाशित हुआ है। पहला प्रकरण ही इसका है, देखिए दे रखे बेटा नाम, कविता क्या है, सभ्यता के आवरण और कविता, कविता और सृष्टि, मार्मिक तथ्य, काव्य और व्यवहार, मनुष्य की उच्च भूमि, भावना और कल्पना, मनोरंजन, उसके बाद सौंदर्य, चमत्कारवाद, कविता की भाषा, अलंकार, कविता पर अत्याचार, कविता की आवश्यकता। कि कविता के बारे में बताया गया है कि कविता क्या है। उसके बाद सभ्यता के आवरण और कविता कि कविता सभ्यता के बारे में बात करती है। कविता और सृष्टि के प्रसार कि कविता सृष्टि का प्रसार करती है। मार्मिक तथ्य, मन को छूने वाले तथ्य हैं कविता में। और कविता का मतलब बेटे यहाँ पर डिटेल से करेंगे। काव्य और व्यवहार अर्थात कविता हमें व्यवहार सिखाती है, हम किस प्रकार का व्यवहार करते हैं।
मनुष्यता की उच्च भूमि है कविता की, मनुष्यता की जो सोच है उसको उच्च पर ले जाती है। भावना और कल्पना अर्थात कविता भाव से जुड़ी है, हृदय से जुड़ी है, कल्पना चिंतन से अर्थात सोच से जुड़ी है। मनोरंजन कहने का मतलब ये है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यहाँ कविता को सब कुछ बताया, ये कविता ही जीवन है एक तरह से। तो पहले प्रकरण कविता क्या है, इसके साथ साथ की कविता किसे कहते हैं, ये अलंकार क्या होता है, इसमें चमत्कार क्या होता है, तो देखिएगा बेटे इस कविता क्या है को अच्छे से करेंगे क्योंकि पेपर में डेफिनेट आएगा बेटा यहाँ से। तो पहले देखिएगा शुक्ल जी कहते हैं समझाते हुए कविता क्या है, और ये पूछा भी जाता है परिभाषा भी, कविता क्या है, जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है। ध्यान से सुनना, आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की जो मुक्त अवस्था है वो रस दशा कहलाती है। यूं कह रहा है आत्मा जब मुक्त होती है, इस संसार से मुक्त होती है, तो कहते हैं कि वो स्वर्ग में चला गया, ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसी तरह से हृदय जब मुक्त होता है, हृदय कब मुक्त होता है, जब कोई काव्य पढ़ता है, सुनता है या देखता है तो वो उसमें खो जाता है, तो रस की दशा में खो जाता है इंसान, उसी के बारे में सोचता रहता है। देखिएगा बेटा जिस तरह से यूं कह रहा है कि भाई आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी तरह से हृदय जब मुक्त होता था तो उसी के बारे में सोचता है तो वो रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए, क्योंकि हृदय को रस की प्राप्ति हो, हृदय को आनंद की प्राप्ति हो, हृदय उसमें खोता रहे, हृदय का मतलब यहाँ पर दिल है, हृदय उस पर खोता रहे, इसलिए क्या कह रहा है, इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है उसे कविता कहते हैं। अर्थात यूं कह रहा है बार बार इंसान खोया रहे कविता में, अर्थात इंसान जो है बार बार उसमें आनंद की प्राप्ति हो, इसलिए मनुष्य की जो वाणी है, वाणी का मतलब यहाँ लेखनी है, जो नए नए शब्दों का निर्माण करती है और काव्य रचना करती है उसे कविता कहते हैं। अर्थात नई नई रचना करके मनुष्य को उसमें खोवाना, मनुष्य को उसमें रस में बनाना ही कविता है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कविता के बारे में, काव्य के बारे में परिभाषा भी। आगे बढ़ते हैं, कविता ही मनुष्य के हृदय को सवार संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाती है। ये कथन वैसे पूछ लिए जाते हैं अगर आप किसी और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं। यूं कह रहा है कविता ही मनुष्य के संकुचित हृदय जो हो संकुचित है, अर्थात कविता मनुष्य को खुल के जीना सिखाती है, संकुचित हृदय से दूर ले जाके औरों के बारे में खुले आसमान में उड़ना सिखाती है, मंडल से ऊपर उठकर लोग सामान्य भाव भूमि से जोड़ देती है, अपने तेरे मेरे का भेदभाव छोड़ के सबके बारे में सोचने पर सबके बारे में दिल से जुड़ाती है कविता भी। जिस प्रकार जगत अनेक रूपों वाला है, जगत मतलब संसार जिस प्रकार अनेक रूपों वाला, उसी प्रकार हमारा हृदय भी अनेक भाव वाला है। संसार के अनेक रूप है, नदी के रूप है, पहाड़ है ना, खेती है, कई समतल भूमि है, पशु है, पक्षी है। जिस तरह से संसार के विविध रूप हैं, इसी तरह से हमारे हृदय में विविध भाव हैं। गुस्से का भाव है, प्यार का भाव है, करुणा का भाव, इन भावों में डूब जाता है इंसान। तो कविता किसी रचना में गुस्सा दिलाती है, किसी रचना में प्यार जताती है, किसी रचना में ना रुला देती है। तो यूं कह रहा है कि जिस तरह से इस जगत के अनेक रूप हैं, उसी तरह से हृदय के अनेक भाव हैं, इमोशंस हैं भी। तो बढ़ते बेटे आगे, अगला जो इसका प्रकरण है प्रकरण नंबर 2, क्योंकि 14 प्रकरण है बेटे, सभ्यता के आवरण और कविता कि जो हम सभ्यता का आवरण, सभ्यता का हम कवच पहन लेते हैं, सभ्यता का हम आवरण, ये सभ्यता का आवरण ही कविता में बताया गया है कि सभ्यता का आवरण और कविता। सभ्यता की वृद्धि के साथ साथ जैसे जैसे मनुष्य के व्यापार बहुरूपी और जटिल होते जाते हैं और मूल रूप से आसान होते चले जाते हैं। यूं कह रहा है जैसे जैसे ये सभ्यता आगे बढ़ती है, संसार आगे बढ़ता है, तो मनुष्य की जो इच्छाएं हैं वो बहुरूपीय होकर आगे बढ़ती जाती हैं, तो उसकी जो आशाएं हैं वो और ज्यादा बढ़ती चली जाती हैं। वैसे वैसे मूल रूप से आच्छन होते चले जाते हैं। मूल रूप से वो जो मूल रूप था, मनुष्य का जो रूप था, मानव से अलग होकर वो अलग अलग चीजें सोचता है, सुख के बारे में सोचता है, गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है, वो मूल रूप से आसन हो जाता है बेटे। जैसे सभ्यता बढ़ती है, अर्थात जैसे जैसे सभ्यता समय बीतता जाता है, कवियों का काम और भी बढ़ जाता है।
कवियों का काम और भी बढ़ जाता है। कह रहा है जैसे जैसे सभ्यता आगे बढ़ेगी कवि कर्म और भी कठिन हो जाएगा, क्योंकि एक रचना अगर आपने एक बार जैसी लिख दी, लोग दोबारा वैसी रचना को पसंद नहीं करते, उनको कुछ अलग चाहिए। तो यूं कह रहा है जैसे जैसे कविता सभ्यता आगे बढ़ेगी कवि कर्म और भी कठिन हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, कविता की आवश्यकता बढ़ती जाएगी और कवि कर्म कठिन होता जाएगा। फिर आपको नए नए, जैसे देखिएगा पहले मूवी जो भी मूवी आती थी उस मूवी में क्या होता था, हमें दी एंड पता होता था। पहले लड़ाई झगड़ा करेंगे हीरो हीरोइन किसी बात को लेकर, और फिर बाद में धीरे धीरे उन्हें प्यार जगेगा और लास्ट में इनका दी एंड क्या है, मिलाप से हो जाएगा। लेकिन आज की जो मूवी है लास्ट तक सस्पेंस बना रहता है क्या होगा। तो प्यारे बच्चे इसी तरह कर रहा है, जैसे जैसे सभ्यता आगे बढ़ रही है कवि कर्म का मतलब है यहाँ लेखन करने का कार्य और ज्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि एक बार जो रचना लोगों के सामने आ गई दोबारा वैसी रचना को पसंद नहीं करते, क्योंकि उस पर आरोप लगता है कि ये तो उसकी नकल है या रिमेक्स है। आगे बढ़ते बेटे, काव्य में अर्थ ग्रहण से काम नहीं चलता, काव्य में अर्थ ग्रहण से काम नहीं चलता, समझे बिंब ग्रहण कराने की अपेक्षा होनी चाहिए कि उसके मस्तिष्क पर, मन मस्तिष्क पर या मस्तिष्क पटल पर उसका बिंब बन जाए उस काव्य का, वो काव्य उच्च कोटि का है। खाली मीनिंग समझने से काम नहीं चलेगा। तो देखिए बेटा अब अगला जो प्रकरण है वो क्या है, कविता और सृष्टि का प्रसार। कविता इस सृष्टि का, इस संसार का प्रसार कराती है, कैंपेनिंग कराती है, ये काम है। कविता सृष्टि में अगर हम कालिदास की बात करते हैं, कविता सृष्टि में कालिदास है, भवभूति हैं, उसके बाद बेटे वाल्मीकि जी हैं। तो यूं कह रहा है कविता सृष्टि में अगर हम कालिदास की बातें करते हैं तो कालिदास की कविता में हमें भावुक हृदय के रूप में प्रेम भूमि मिलती है। अभिज्ञान शाकुंतलम, भावुक हृदय के रूप में प्रेम मिलता है, क्योंकि आपको पता है शकुंतला का और किस राजा का प्रेम है ना, हाँ जी, और ऋषि कन्या थी शकुंतला और प्रेम हुआ किया था उन्होंने। तो बेटे उसमें कह रहा है भावुकता भी मिलती है और प्रेम की भूमि में, प्रकृति के साथ साथ, क्योंकि प्रकृति के बीच में रहती थी वो, साधारण और असाधारण दोनों तरह की सृष्टि में साधारण और बहुभूति तथा वाल्मीकि आ जाते हैं। अगर बात करते हैं कि भी प्रकृति के साथ साधारण और असाधारण ये संसार है, इसमें बहुभूति और कालिदास का नाम आ जाता है, क्योंकि रामायण और बेटे बहुभूति की रचना आपको पता ही है। जो केवल अपने विलास या शरीर पर, यह देखिएगा रीतिकाल के ऊपर व्यंग किया है, जो केवल अपने विलास पर, अपनी सुख सुविधा पर और अपने शरीर के सुख की सामग्री की प्रकृति में ढूंढते हैं, अर्थात रीतिकाल के कवियों ने यही किया। अपने ऐशो आराम के लिए राजाओं को मतलब बड़ा चढ़ा के उन्हीं का खाना उन्हीं का गाना, प्रकृति में सामग्री ढूंढते हैं, उनमें रागात्मक सत्ताओं की कमी है। नर क्षेत्र की तुलना में काव्य दृष्टि में बेटा वो क्या हो जाते हैं, संपूर्ण सृष्टि के चराचर रूप में होनी चाहिए। ये केवल जो विलास की कविता ये केवल नर के बारे में सोचते हैं, लेकिन काव्य का काम है पूरी सृष्टि में प्रकृति के ऊपर भी रचनाएं होनी चाहिए भाई। आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रकरण है मार्मिक तथ्य। मार्मिक का मतलब होता है मन को छूने वाले, मार्मिक का मतलब होता है मन को छूने वाले, और तथ्य का मतलब पॉइंट बेटे। तो कविता में मार्मिक तथ्य का प्रयोग किया जाता है। तो देखिएगा क्या है इस प्रकरण में, मनुष्य सारी पृथ्वी का प्रयोग अपने जीवन के लिए करता है। सच में है, ये जितने भी रोड बने हैं, गाड़ियां हैं बेटा, कोठियां हैं, बंगले हैं, जितनी भी सुख सुविधाएं हैं, फ्लाईओवर्स जो भी है, सारे के सारे ध्यान से एक बार गौर से बैठ के खाली समय हो तो सोचना सारे के सारे मनुष्य के लिए हैं, सभी तो मनुष्य के लिए ही ये। तो देखिए मनुष्य सारी पृथ्वी का प्रयोग अपने जीवन के लिए करता है। जंगल काट कर खेत बनाता मनुष्य, गांव बसाता है, नगर बना लिए, पशु पक्षियों का जो भाग है वो छीन कर, पशु पक्षी जहां पर रहते थे उनका बसेरा था वो छीन लिया गया, निष्ठुर हो गए है ना, निर्दय होकर और बेटा निष्ठुर होकर अधिकार कर लिया। पशु पक्षी बेचारे कहाँ जाएं। तो देखिए मन को छूने वाले, हम उनका आशियाना अपनी सुख सुविधा के लिए छीनते जा रहे हो, बेचारे कहाँ जाएं। यह कहा जाता है कि ज्ञान भाव के संचार के लिए रास्ता खोलता है, इसलिए ज्ञान प्रसार में ही भाव का प्रसार है। यूं कहा जाता है कि ज्ञान जो है वो आगे भाव का संचार कराता है। तो यूं कह रहा है बेटे कि रास्ता खोलता, तो ज्ञान के प्रसार में ही भाव का प्रसार। आप ज्ञान की बात करिएगा, भावात्मक रूप से इंसान आपसे जुड़ जाएंगे।
अगला जो प्रकरण है बेटा वो कह रहा है काव्य और व्यवहार, कि काव्य हमें व्यवहार करना सिखा देता है। अर्थात ज्यादातर जो रचनाएं होती थी वो रचनाएं राजाओं के राज दरबार में कवि रहते थे। तो देखिएगा बेटा काव्य और व्यवहार, कोई भी राष्ट्र नीति में राजा का मार्गदर्शन करते हुए उसके गुरु के रूप में किसी दूसरे क्षेत्र पर, कि ये राष्ट्र की नीति है, ये राजनीति है, एक कवि उस राजा को मार्गदर्शन देता था, मार्गदर्शन करता था, उसका गाइडेंस देता था। और उसके बाद क्या करता बेटे वो, देखिएगा गुरु की भूमिका में होता था। जैसे आपने पद्मावती मूवी देखी होगी, तो किसी दूसरे क्षेत्र पर निरपराध जनता का सर्वनाश कराते। कोई दूसरे क्षेत्र की जनता है, ये तो राजनीति भी अपने कब्जे में ले रहा, तो निरपराध जनता के ऊपर आक्रमण करके उसको बेटे मरवा देते थे। उस जनता का क्या कसूर था, ठीक है, कि राष्ट्रनीति है, राष्ट्रनीति ऐसा कह के, तो उनकी दया दुर्बलता सभी बुद्धि की कठपुतली बन जाते। उन राजाओं के अंदर जो दया होती सभी बुद्धि की कठपुतली बन जाती। अर्थात बुद्धि यहाँ पर प्रधान है, क्योंकि बार बार इन्होंने बुद्धि कहा कि भी बुद्धि जो है निकली है यात्रा पे, है ना, तो बुद्धि वहां पर प्रधान है, उसके आगे दुर्बलता दया सब जो है बेकार। यह काव्य व्यवहार ही है। कविता अपने भाव द्वारा कर्मण्य के लिए कर्म क्षेत्र का विस्तार करती है। कविता अपने भाव के द्वारा जो कर्म करने वाले हैं उनको बेटे उनके कार्य का विस्तार देती है, फैलाव देती है, अगर वो फैलाव करने वाला हो तो, अर्थात अपनी सोच को बढ़ाता है तो भी। अगला जो प्रकरण है वो कह रहा है मनुष्यता की उच्च भूमि। कितनी बढ़िया बात कही है कि मनुष्यता की उच्च सोच होनी चाहिए। मनुष्यता की जो सोच है वो सामाजिक होनी चाहिए, एकल सोच ना हो गई। तो देखिए कविता हमें अपनी वाणी द्वारा संसार के सुख दुख आनंद कलेश का स्वार्थ मुक्त अनुभव कराती है। कविता अपनी वाणी द्वारा, अर्थात कविता अपनी जो कविता लिखी गई है उसकी जो भाषा उसके द्वारा संसार के सुख दुख का आनंद का क्लेश का स्वार्थ मुक्त अनुभव कराती है, स्वार्थ से मुक्त अनुभव करा देती है। इस अनुभव से हृदय के बंधन खुल जाते हैं तथा मनुष्यता के उच्च विचार की भूमि तैयार हो जाती है। अर्थात हृदय जो बंधन है, अपने पराये का बंधन है, वो खुल जाता है और सामाजिकता की तरफ सोच बढ़ जाती है, सोशलिज्म की तरफ बढ़ाव हो जाता है। ये कविता का काम है कि अपने लिए दुनिया जीती है, जिंदगी वो है जो औरों के लिए जिए, जो समाज के लिए जिए। कहने का मतलब यहाँ पर ये है भी कविता मनुष्य हृदय को प्रकृति के पास ला देती है, बिल्कुल प्रकृति के पास ला देती है, एहसास करा देती है कि इस प्रकृति के साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं और उसका अधिक से अधिक प्रसार करती हुई मनुष्यता को प्राप्त करा देती है। और भावना और कल्पना, अब ये अगला प्रकरण है भावना और कल्पना। बेटे अगला प्रकरण है कि कविता देखिएगा कितना महान काम करा देती है। तो कविता क्या नहीं है, आचार्य शुक्ल ने बता दिया, कविता सब कुछ है, सभी की जिंदगी से जुड़ी हुई है कविता। लेकिन दुनिया चाहती है कि कविता बस मेरा मेरा भला कर दे, है ना। तो देखिए भावना और कल्पना अगला प्रकरण है भाई। भावना मतलब जो मन में भाव है, कल्पना मतलब चिंतन है, जो हम सोचते हैं। तो प्यारे बच्चे देखिएगा, जो वस्तु हमसे अलग या हमसे दूर प्रतीत होती है, मन में उसकी मूर्ति लाकर उसके समीप होने का अनुभव कराना ही उपासना है। जो हमसे दूर है, जैसे हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो मन में उसकी मूर्ति बना देते हैं और उसके पास आके उसकी उपासना कराने का काम जो करते हैं बेटा, उसको ही क्या कहते हैं, उपासना कहते हैं। साहित्य वाले से भावना कहते हैं कि जो हमसे दूर है उसको पास आने के लिए हम उसका फोटो देखते रहते हैं ना। जैसे कई बार देखा हुआ कि भी पुस्तकों के बीच कुछ फोटो दिखाई देता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है ना, गाने आते थे कि भी, है ना। तो प्यारे बच्चों यूँ कह रहा है कि भी जो चीज़ हमसे दूर है उसको हम अपने पास लाने के लिए हम उसके चित्र को अपनी आंखों के सामने ले आते और जुड़ जाते हैं गहराई। तो ये उपासना है और साहित्य वाली से भावना बोलते हैं। भाई आगे बढ़ते हैं। कल्पना दो प्रकार की होती है, विधायक और ग्राहक। विधायक जो बताती है और ग्राहक जिसे हम ग्रहण करते हैं। इसमें कवि जो है विधायक है क्योंकि उसने वो कविता बनाई है, और श्रोता या पाठक ग्राहक है, श्रोता और पाठक उसको ग्रहण करता है। विधायक मतलब निर्माण करने वाला। तो कवि ने वो कविता को लिखा, उसके विचारों को, और प्यारे बच्चों औरों ने ग्रहण किया है उस कविता को कि भी क्या है कविता, जरा देख लेते हैं, चख लेते हैं इसका स्वाद। मनोरंजन भाई, तो कविता मनोरंजन है, लेकिन यहाँ क्लियर बता दिया है कि कविता केवल मनोरंजन न होके लोक मंगल। बेटे ये कई बार पूछा गया कि कविता काम क्या मनोरंजन है, तो देखिएगा
प्राय सुनने में आता है कि कविता का उद्देश्य मनोरंजन है, लेकिन जैसा पहले कहा जा चुका है कि कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करता है, उसके साथ मनुष्यता का सामंजस्य है। अर्थात कविता का काम लोक मंगल है, जनता की भलाई करना है। कविता का काम केवल मनोरंजन करना नहीं है, जैसे रीतिकाल में बेटे चस्के लगवाते थे रीतिकाल के कवि, वो नहीं है, बल्कि कविता का काम लोक मंगल मतलब लोक का, समाज का, जनता की भलाई करना है। यूरोपीय समीक्षक आनंद को काव्य का अंतिम लक्ष्य मानते हैं, आनंद प्राप्ति। आपने सुना होगा ना काव्य प्रयोजन, तो काव्य प्रयोजन में की भी आनंद प्राप्ति ही काव्य प्रयोजन है, ये पाश्चात्य वाले मानते हैं। हिंदी में रीतिकाल के कवि तो मानो राजाओं की काम वासना को उत्तेजित करने के लिए, श्रृंगार रस काम वासना को उत्तेजित करने के लिए कविता करते थे, तो भी मनोरंजन के लिए करते थे रीतिकाल वाले। कहने का मतलब ये है। सौंदर्य भी, तो देखिए अब सौंदर्य के ऊपर कोलरिज भी अपने विचार रखते हैं और भारतीय विद्वान भी। कोई कहता है वस्तु में सौंदर्य है, कोई कहता नहीं देखने वाले की आंखों में सौंदर्य है। कई बार जैसे ना सुंदर नायिका देख के बोला इतनी सुंदर है, रहा ही नहीं गया देखे बगैर, तो वो सौंदर्य दो तरह का है। तो यहाँ बता रहा है कि शुक्ल जी बता रहे हैं कि सौंदर्य क्या है। देखिएगा बेटे, सौंदर्य बाहर की कोई वस्तु नहीं, मन के भीतर की वस्तु है। बाहर की कोई वस्तु नहीं, मन से जो सुंदर लगता है वो लगता है। नहीं तो दुनिया कहती रहती है कि भी उसको वो सुंदर क्यों लगता है, भी उसको मन को भा गया वो सुंदर लगता है, बाहर की वस्तु नहीं है, ये मानना है। किसी वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना को जितना आकार सहित बाहर निकालेंगे वह वस्तु हमारे लिए उतनी सुंदर हो जाएगी। हम किसी के जितने करीब जाएंगे अर्थात जितना उसको बारे में सोचेंगे समझेंगे वो और अच्छी अच्छी लगने लग जाएगी। उसका जितना आकार बढ़ाएंगे तो बेटा जिसकी व्याख्या से स्पष्ट हो जाता है कि बाहर भीतर का अंतर बेकार है, जो भीतर है वही बाहर है। अगर आप भीतर से किसी को अच्छे लगते हो या आपको कोई अच्छा लगता है तो बाहर से भी अच्छा लगता है, ठीक है। तो भाई इसके बाद काव्य के सुंदर और कुरूप दो पक्ष हैं। काव्य सुंदर भी है और कुरूप भी है, तो दो पक्ष हैं। कोई उन चीजों से नफरत करता है, किसी को चीजें अच्छी लगती हैं। जैसे आप कोई मूवी उठाओ, कोई गाना उठाओ, कुछ लोग उसको पसंद करते हैं तो कुछ कहते हैं नहीं यार ये कोई गाने हैं क्या, तो वही हाल है। तो देखिए चमत्कारवाद, चमत्कार का मनोरंजन की सामग्री से कोई संदेह नहीं है, इसलिए लोग मनोरंजन को ही काव्य का लक्ष्य मानते हैं। अर्थात ज्यादातर लोग मनोरंजन को ही काव्य का लक्ष्य मानते हैं, रीतिकाल वाले ऐसा ही कराते थे। तो बेटे यहाँ चमत्कार का अर्थ प्रस्तुत वस्तु के अद्भुत वैलन्य से नहीं बल्कि चमत्कार से है। यहाँ मतलब उक्ति चमत्कार मतलब चमत्कारिक बात कह के लोगों को अपनी तरफ खींचना, जिस तरह से अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। बेटे कविता सुनना और तमाशा देखना एक समान नहीं, एक समान है तो कविता केवल एक ही रस होता है, लेकिन कविता स्थायी भाव की अनुभूति अलग अलग भावों में अलग अलग कराती है। जिस उक्ति को सुनकर हमारे मार्मिक भाव किसी वस्तु के सौंदर्य, ध्यान से सुनना, जिस वस्तु को सुनकर या जिस उक्ति को सुनकर हमारे मार्मिक भाव किसी वस्तु के सौंदर्य में लीन नहीं होते, वह वर्ण विन्यास या शब्द विन्यास है, तो वह काव्य नहीं है। अर्थात हम अगर कोई बात है उसको सुनकर अगर हम उसमें नहीं खोते तो वो कविता नहीं, वो केवल व्याख्या है। भाई कविता की भाषा, अब कह रहा है कविता की भाषा कैसी होनी चाहिए, क्योंकि कविता की भाषा के बारे में अपने वाले और पाश्चात्य विद्वानों में दो मत है। पाश्चात्य कुछ कहते हैं विशेष भाषा होनी चाहिए, कुछ कहते हैं वर्ड्सवर्थ कि भाई आम लोगों की भाषा होनी चाहिए। तो कविता के बारे में देखिएगा उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए। कविता की भाषा ऐसी हो जो उसमें कही हुई बात को चित्र के रूप में एकदम हमारे सामने ला दे। अर्थात कविता की भाषा अनोखे तरीके से कही जानी चाहिए, आम आदमी की भाषा नहीं होनी चाहिए। या इस पंक्ति में शुक्ल ये कह रहे हैं कविता में मूर्ति विधान के लिए लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग होना चाहिए। लक्षणा शब्द शक्ति क्योंकि उसमें व्यंग का भी पुट हो जाता है। कविता की भाषा में जाति संकेत शब्दों की जगह कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, जिनसे एक नहीं बल्कि अनेक अर्थ निकलते हैं। अर्थात कविता में बेटे जो है दो अर्थ प्रणाली का प्रयोग किया जाना चाहिए, जो आम लोगों की समझ में नहीं आए, उनको कोई समझाए व्याख्या करे तभी समझ में आए कितनी गूढ़ अर्थ है इसका। कविता में कुछ तथ्य को व्यंजित करने के लिए मार्मिक रूप से चित्रित किया जाता है। नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है, ये मानना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो प्यारे बच्चे ये था आपका कविता क्या है निबंध।
गौर से इस वीडियो को कम से कम 2 बार सुनना, बेटे पेपर में डेफिनेट आएगा, हर एक एग्जाम में आता है। जय हिंद।